बाबा, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। आप ट्रेन पकड़कर गाँव आ जाओ बाबा। जितना हो सके बाबा, जल्दी आने की कोशिश करना। माँ का पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब है बाबा। गोलू बेटा, तुम बहुत बहादुर लड़के हो। ऐसे ही अपनी माँ का ख्याल रखना। और कोई भी बात होती है तो अपने बाबा को तुरंत कॉल करके बताना। और मैं अभी निकलता हूँ गोलू बेटा, रेलवे स्टेशन। मुझको आज रात जो भी ट्रेन मिलती है गोलू बेटा, मैं पकड़ के फौरन तुम्हारे पास आता हूँ। तब तक अपने माँ के पास रहना और अपनी माँ का ख्याल रखना। ठीक है बाबा, पर जल्दी आना बाबा, मुझे फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो गोलू बेटा, मैं जल्दी आऊँगा। ये कहानी है एक छोटे से राज्य बिहार की, जहाँ रोजगार ना होने पर वहाँ के लोग अपना गांव, अपने परिवार को छोड़ शहर निकल जाते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए। उन्हीं में से एक था रमेश, जो अपने परिवार और अपने गांव को छोड़ शहर आया हुआ था कमाने के लिए। रमेश काफी पढ़ा लिखा था, इसलिए रमेश को शहर में एक अच्छी जॉब मिल जाती है। रमेश का जीवन शहर में सही कट रहा था, लेकिन रमेश की बीवी की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से रमेश को अब अपने गांव जाना पड़ता है। यात्रीगण ध्यान दे, ट्रेन नंबर 12801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 20 मिनट में आने वाली है। रमेश रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और ट्रेन के आने का इंतजार करता है। काफी देर तक रमेश ट्रेन के आने का इंतजार करता है। यात्रीगण ध्यान दे, ट्रेन नंबर 12801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आने वाली है। ट्रेन आ जाती है और रमेश उस ट्रेन में बैठ जाता है। रमेश ट्रेन की सीट पर बैठा हुआ चिंता में डूबा हुआ था। रमेश को यही चिंता खाए जा रही थी, कहीं उसके परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत न आ जाए। रमेश का अभी सफ़र काफ़ी लंबा था। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद रमेश अपने गांव के स्टेशन पर पहुंच जाता है। रमेश को दूर दूर तक टेम्पो और बस दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि रात के 3 बज रहे थे। इसीलिए रमेश एक फैसला करता है कि वह गांव के स्टेशन से पैदल ही पैदल अपने घर तक जाएगा। चांदनी रात में रमेश को रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था और रमेश आगे चलता रहता है। काफी सालों बाद रमेश अपने गांव आया हुआ था, जिसकी वजह से रमेश को अपने घर तक जाने वाला रास्ता याद नहीं होता। रमेश अब भटक चुका था। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता उसके घर तक जाएगा। रमेश ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक रमेश को एक आदमी दिखाई देता है। तभी रमेश उस आदमी के पास
जाता है। भाई साहब, मैं रास्ता भटक चुका हूँ। क्या आप मुझको बता सकते हो माधवपुर गांव जाने वाला रास्ता कौन सा है? माधवपुर जाने वाला रास्ता तो पता है हमका बाबू साहिब। थोड़ा रुको, तनिक खैनी बना लेते हैं। बाबू साहिब, लगता है काफी सालों बाद आ रहे हो, इसीलिए रास्ता भटक गए हो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ का चप्पा चप्पा पता है मुझको। यहाँ से सीधे चले जाओ, आ जाएगा माधवपुर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। इतनी रात में आपने मुझको रास्ता बताकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर आप नहीं मिलते मुझको तो मैं रास्ता भटक जाता और मैं अपने घर, अपने परिवार के पास नहीं पहुंच पाता भाई साहब। लेकिन भाई साहब, आप इतनी रात में यहाँ इस अंधेरी रात में क्या कर रहे हो भाई साहब? क्या आपको किसी का इंतजार है? हाँ बाबू साहिब, आपने एकदम सही पहचाना। हम यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति का इंतजार करते हैं। जो व्यक्ति यहाँ एक बार आ गया, वह वापस लौट के नहीं जाता बाबू साहिब। आप काफी सालों बाद आए हो ना बाबू साहिब, इसीलिए आपको नहीं पता है कि माधवपुर गांव की रात कितनी खतरनाक है। अब आ चुके हो ना बाबू साहिब, अब सब पता चल जाएगा तुमको भी। आह 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 आह। सामने खड़े व्यक्ति की बातों को सुनकर रमेश थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन रमेश को अपने घर जल्दी जाना था, क्योंकि रमेश की बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और उसका बेटा गोलू कब से राह देख रहा होगा कि कब आएंगे बाबा। यही सोचकर रमेश सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं बोलता और सामने वाले व्यक्ति के बताए हुए रास्ते पर रमेश निकल जाता है। कितना अजीब आदमी था। एक पल के लिए तो उस आदमी की बात सुनकर मैं तो हैरान ही हो गया था। मुझे तो पागल लग रहा था। भला इतनी रात में अकेले वो यहाँ क्या कर रहा होगा? छोड़ो, मुझे क्या। रमेश चल ही रहा था, तभी रमेश रुक जाता है, क्योंकि रमेश को किसी अनजान व्यक्ति के चलने की आवाज़ आ रही थी। रमेश रुककर पीछे पलटकर देखता है और देखकर घबरा जाता है। वह वही व्यक्ति था जिसने रमेश को माधवपुर गांव जाने का रास्ता बताया था। रमेश काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी रमेश घबराकर बोलता है, भाई, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? माधवपुर का रास्ता तुमने मुझे बता दिया है। मैं अकेले ही चला जाऊंगा भाई। मेरा पीछा मत करो। रमेश उस अनजान व्यक्ति से बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक वह अनजान व्यक्ति देखते ही देखते एक भयानक प्रेत का रूप ले लेता है। रमेश अपने सामने उस अनजान व्यक्ति को, जो अब देखते ही देखते एक भयानक प्रेत में बदल जाता है। रमेश अपने सामने एक भयानक प्रेत को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और रमेश अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है और भागता ही रहता है।
प्रेत भी रमेश के पीछे पड़ जाता है। रमेश की जान लेने के लिए प्रेत भी रमेश के पीछे पीछे भागता है और भागता ही रहता है। ओ भाई साहब, मरने का इरादा है क्या? अभी मैं ब्रेक नहीं लगाता अपनी बाइक की तो एक्सीडेंट हो जाता तुम्हारा। और हो कौन तुम भाई साहब? यहाँ के तो नहीं लगते, रास्ता भटक गए हो क्या? रमेश काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। तभी रमेश घबराकर बाइक वाले से बोलता है, भाई साहब, मेरे पीछे एक भूत, एक डरावना सा प्रेत पड़ा हुआ है। मुझे बचा लो भाई साहब, बचा लो भाई साहब। रमेश की बात सुनकर तभी बाइक वाला रमेश से बोलता है, क्या भाई साहब, आपके पीछे एक भयानक सा प्रेत पड़ गया था? ये जरूर वही छलावा है जिसने माधोपुर गांव में अपना आतंक मचा रखा है। रात के समय वो छलावा किसी भी व्यक्ति का रूप बदल यहाँ से गुजर रहे व्यक्ति को अपनी बातों में फंसा गुमराह कर देता है। फिर वो छलावा उस व्यक्ति को जान से मार देता है। भाई साहब, अगर मैं आज सही समय पर नहीं आता तो वो छलावा आपको जान से मार देता। वैसे भाई साहब, आप रास्ता भटक चुके हो, आपको जाना कहाँ है मुझे बताओ, मैं छोड़ दूंगा। माधोपुर गांव में ही मेरा घर है भाई साहब। अच्छा, तो ऐसा है तो बैठ जाओ भाई साहब मेरे बाइक पर, मैं आपको छोड़ दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अगर आज आप नहीं होते तो वह छलावा तो मुझको मार ही डालता। अरे भाई साहब, धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है। मैं भी माधोपुर गांव में ही रहता हूँ। मैं माधोपुर गांव में रहने वाले लोगों की मदद नहीं करूँगा तो किसकी मदद करूँगा? आप तो मेरे ही गांव के हो, मेरा फर्ज था आपकी मदद करना। ये रहा भाई साहब मेरा घर, दरवाजे के पास ही रोक देना। बाइक वाला रमेश के गांव का ही था, इसीलिए रमेश की जान बच जाती है छलावे से। चलता हूँ भाई साहब, मैं भी अब, मेरा भी परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। और भाई साहब, एक बात का ध्यान रखना, जो कुछ भी हुआ आज अपने बच्चों को मत बताना, नहीं तो बहुत ज्यादा डर जाएंगे। इतना कहकर बाइक वाला अपने घर की ओर निकल जाता है।